बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे इंडिया गठबंधन में पीएम दावेदार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रखा प्रस्ताव। किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि होगी वापस, कृषि विभाग करेगा वसूली। गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू बोली नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाओ तभी होगा फायदा। क्या हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं नीतीश? सीतामढ़ी के विकास पर क्यों भिड़ गए बीजेपी और जेडीयू? बिहार में कभी थे कांग्रेस के 44 सांसद, मौजूदा समय में लाज बचाने जैसी है हालात। बिहार के सभी मंदिरों में बलि पर रोक, राज्य धार्मिक न्याय परिषद ने दी जानकारी। लालू की पार्टी फिर से जीरो पर होगी आउट, 3 बैठकों के बाद भी विपक्ष तय नहीं कर पाया पीएम का चेहरा, सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के प्रशांत किशोर ने कही बड़ी बात, जनसुराज पद यात्रा से इस तरह की तुलना। बच्चों को मजदूरी करा करके उनका बचपन खराब कर रहे हैं दलाल, माता पिता की गरीबी का फायदा उठा करके कर रहे हैं मासूमों का सौदा। शिक्षा विभाग के अधिकारी का अपहरण, गाड़ी से नीचे गिरे तो भागे, ड्राइवर नहीं 5 करोड़ रुपए के लिए बनाया था प्लान। नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव, बीजेपी को पटकने का प्लान तैयार, एक ही जाति के अपने 2 खास नेताओं का टिकट किया कंफर्म। बिहार में किन किन खेती पर सरकार देती है सब्सिडी, आप भी उगा करके कमाएं डबल मुनाफा, कौन सी है खेती आगे आपको बताएंगे विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 देश के जनादेश के लिए बिहार में बिछी सियासी बिसात, जाने क्या होंगे चुनावी मुद्दे आगे आपको बताएंगे विस्तार से। आधी रात को बाथरूम जाना खतरे से नहीं होगा खाली, ब्रेन स्ट्रोक से लेकर के दिल का भी पड़ सकता है दौरा, जाने आखिर क्या है माजरा। भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन, आज 49 एमपी फिर हुए सस्पेंड, अब तक 141 सांसद हुए निलंबित। के पाठक की शिकायत लेकर के राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश सरकार के एमएलसी, मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। बढ़ने लगा सर्दी का सितम, 13 जिलों का 44 डिग्री गिरा पारा, पटना कटिहार की हवा हुआ बेहाल। सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा, शुगर और बीपी के मरीजों को ज्यादा रहना होगा सावधान, ऐसे करे बचाव। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि कल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम दावेदार बता दिया गया है। जी हां, पीएम उम्मीदवार बताया है। ये 2 पार्टी की तरफ से, 2 बड़ी पार्टी की तरफ से पीएम दावेदार बताया है, पीएम उम्मीदवार बताया है। जी हां, आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर के चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का ये पहला मौका है। जहां मैं ममता दीदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, हालांकि अभी तक इस फैसले पर सभी दलों की मोहर नहीं लगी है। तो बात करते हैं कि भारतीय संसद का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। कल फिर से 49 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया है।
141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दूं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और फिर विरोध प्रदर्शन की वजह से कल मंगलवार यानी कि 19 दिसंबर को 39 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है, जहां निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है। जहां इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जहां निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि सर्दी का सितम अब बढ़ने लगा है। यह 13 जिलों का पारा 4 डिग्री तक गिर गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लगातार बर्फीली और फिर शुष्क हवाओं के प्रभाव से पटना सहित 13 शहरों का न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे गिर गया है। गया में 3.8 डिग्री और भागलपुर में 3 डिग्री और पटना में 1 डिग्री नीचे पहुंचा है। जी हाँ, सोमवार को 14 शहरों में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है। वहीं 15 शहरों में न्यूनतम तापमान मामूली रूप से ऊपर चढ़ा है। आपको बता दूं कि बिहार के 24 शहरों में अधिकतम तापमान नीचे आया है। पटना का अधिकतम तापमान 2 दिनों से स्थिर है। जहां मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा, पर सुबह शाम पछुआ हवा कनकनी बढ़ गई। अभी न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव होने पर भी ठंड रहेगी। लगातार दूसरे दिन बिहार के 14 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बक्सर का तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री, औरंगाबाद में सामान्य से 2 डिग्री, बांका में सामान्य से 3 डिग्री, सबौर में सामान्य से 4 डिग्री, नवादा में सामान्य से 2 डिग्री न्यूनतम तापमान नीचे दर्ज किया गया है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। जहां जनसुराज यात्रा से भारत जोड़ो यात्रा की तुलना की है। आपको बता दूं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों दरभंगा में पद यात्रा कर रहे हैं। जहां इस दौरान पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से बीते साल हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर जनसुराज पद यात्रा को लेकर के सवाल पूछ डाला। प्रशांत किशोर ने इस सवाल का बहुत ही घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश की। जब वहीं अपने जवाब में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधने का भी प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 6 महीने में ही पूरे भारत की यात्रा कर ली, लेकिन मुझे 12 जिलों में ही घूमने में 15 महीने का समय लग गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रोड पर यात्रा कर रहे थे और फिर मैं गांव-गांव में जाकर के यात्रा कर रहा हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। जब वे कांग्रेस पार्टी के लिए पद यात्रा कर रहे थे, अपने लिए पद यात्रा कर रहे थे, 6 महीने में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा कर ली। उन्होंने कहा है कि हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारे पास दल भी नहीं है, हम 15 महीने से पैदल चल रहे हैं और फिर बिहार के 12 जिलों में ही घूम पाए हैं। निश्चित तौर पर फर्क है। राहुल गांधी रोड पर चलते हैं और फिर हम गांव में चलते हैं। राहुल गांधी ने तय समय सीमा में पदयात्रा की और फिर हमारे यहाँ समय सीमा की कोई भी दिक्कत है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुत सारे काम है, उन्हें पूरा देश देखना है, तो फिर 6 महीने में ही समय निकला तो फिर उनके लिए बहुत है। आगे प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की बेहतरी के लिए चाहे मुझे 2 साल लगे या फिर 3 साल, मुझे ज़मीन पर उतर करके गाँव-गाँव जा करके जो काम मैं कर रहा हूँ वह काम मैं करूँगा। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की है। जब उनकी ये जनसुराज पदयात्रा 11 जिलों से होते हुए इन 12वें जिले दरभंगा में चल रही है। जनसुराज पदयात्रा का शुभारंभ उन्होंने बीते साल 2 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण के भितरवा आश्रम में से किया था। इसके बाद ये जनसुराज पदयात्रा पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और फिर मधुबनी में प्रवास कर चुकी है। दोस्तों, सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू की पार्टी फिर से 0 पर आउट होगी। जी हां, 3 बैठकों के बाद भी अब तक पीएम उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाया है। आपको बता दूं कि बिहार के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री मोदी सरकार उखाड़ फेंकने की बड़ी बड़ी बातों से केवल अपने बचे खुचे समर्थकों को बहला सकते हैं। वे भूल गए हैं कि 2019 के संसदीय चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 0 पर आउट हुई थी, जबकि भाजपा पहले से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने सारा जोर लगा करके जो गठबंधन बनाया है वह 3 शीर्ष बैठकों के बाद भी जहां का तहां खड़ा है। जब पिछले चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी, इस हिसाब से 2024 के लिए केवल 80 दिन बचे हुए हैं और फिर विपक्ष के पास आज भी कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि राहुल लालू नीतीश मंडली के पास भाजपा हटाओ भ्रष्टाचारी बचाओ के नकारात्मक नैरेटिव के अलावा देश हित का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। जब चेहरा विहीन विपक्ष के मुकाबले भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रभावी नेतृत्व है, यह देशव्यापी संगठन है और फिर किसानों, गरीबों, महिलाओं के लिए 10 साल में किए गए कल्याणकारी कार्यों की शानदार उपलब्धियां हैं।
हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा करके दहशतगर्द पर चोट, 3 तलाक से राहत, महिला आरक्षण बिल से नारी सशक्तिकरण और अगले महीने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास अर्जित करेंगे, वे अजय होगा। दोस्तों, बिहार में दलाल बच्चों को मजदूरी करा करके उनका बचपन खराब कर रहे हैं। जहां माता पिता की गरीबी का फायदा उठा करके मासूमों का सौदा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सारी फैक्ट्री से लेकर के अंगूर के खेतों तक में काम के लिए बिहार के बच्चे दलालों के निशाने पर है। ये उनके परिवार की गरीबी का लाभ उठा करके उन्हें मजदूर बना रहे हैं, वो भी दूसरे प्रदेश में ले जा करके, जहां से न उनका परिवार से संपर्क हो पाता है और न ही वहां अपनी पीड़ा किसी को बता सकते हैं। अभिभावकों को 4-5 हजार तक की रकम देकर के बच्चों को ले जाते हैं, या इस वादे के साथ कि प्रतिमा रुपए भेजे जाएंगे, या कुछ महीने भी दिए भी जाते हैं, इसके बाद बंद। क्योंकि परिवार इतना गरीब होता है कि कहीं शिकायत कर पाने की स्थिति में भी नहीं होता है। ये दलाल विशेष रूप से उन क्षेत्रों में घूम रहे होते हैं जहां पर गरीबी चरम पर है। जो प्रशासन की दृष्टि में आ जाते हैं उन्हें तत्काल बचा लिया जाता है, पर इसकी गारंटी नहीं है कि वे फिर से नहीं चला जाए। केवल 27 दिनों में ऐसे 41 बच्चे दलालों से छुड़ाए गए हैं, जिन्हें मजदूरी के लिए बाहर ले जाया जा रहा था। आपको बता दूं कि बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चों को ले जाया जा रहा है। जो कुछ पकड़ में आ जाते हैं, कुछ को वे ले जाने में सफल हो जाते हैं। इसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, या इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि प्रदेश के कितने बच्चे, यानी कि बिहार के कितने बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं। पर गाँव से जो कहानियां निकल करके सामने आई है, वे साफ दर्शा रहे हैं कि बच्चों के सौदागर जगह जगह घूम रहे हैं। हाल के दिनों में बरामद किए गए बच्चों में अधिकांश सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र के हैं, जहाँ इनमें सारण के भी बच्चे शामिल है। दोस्तों, बिहार के सभी मंदिरों पर अब बलि पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, राज्य धार्मिक न्याय परिषद ने ये जानकारी दी है। आपको बता दूं कि दरभंगा श्यामा माई मंदिर में बलि पर रोक का मामले पर बयान सामने आया है। बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद AK जैन ने इस मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने इस मामले पर कहा है कि श्यामा माई मंदिर के लिए कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया गया है। जो आदेश निर्गत हुए हैं वह बिहार के सभी मंदिरों के लिए है। पशु क्रूरता कानून अपराध है और फिर श्यामा माई मंदिर में बलि देने के लिए वहां के प्रशासन और मंदिर समिति देखेगी। उन्होंने कहा है कि जितने मंदिरों का निबंधन करते हैं, जब उनकी एक योजना बनाते हैं कि किसी तरीके के पशुओं के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे भारतीय संविधान के तहत दंडनीय हैं। हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हमारी समिति इस बात को बढ़ावा न दे। दरभंगा श्यामा माई मंदिर पर उन्होंने कहा कि वहां की समिति और फिर प्रशासन मिलकर के इस पर फैसला करेंगे। हमारा कहना बस यही है कि किसी भी तरह से पशुओं पर क्रूरता नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में बलि देने पर रोक लगाई गई थी। ये फैसला बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद की ओर से लिया गया था। फैसला आने के बाद श्यामा माई मंदिर में बलि स्थान की पूरी तरीके से मिट्टी से ढक दिया गया है। बलि स्थान को ये आया है कि बोर्ड ने दरभंगा ही नहीं बल्कि ये आदेश बिहार के सभी मंदिरों के लिए लगा दिया गया है। इससे अब साफ हो गया है कि अब बिहार के किसी भी मंदिर में बलि नहीं दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बलि को जायज़ ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म में बलि जायज़ है और बलि होना चाहिए। दोस्तों, 5 राज्यों के हैरान कर देने वाले चुनावी नतीजे के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन एक बार फिर से कल एक साथ जुटे हैं। जहां विपक्ष के इस महागठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें से 28 सियासी दलों के प्रमुख और फिर उनके नेता शामिल हुए। आपको बता दूं कि बैठक से पहले ही बिहार की सत्ता में काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने एक नई डिमांड कर दी है। जहां JDU के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तभी फायदा होगा। इस डिमांड के पीछे की वजह बताते हुए धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ नीतीश कुमार ही स्वच्छ छवि के वाले नेता हैं, जहां उनकी ही छवि ईमानदार वाली है। दोस्तों, 141 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हाँ, विपक्ष का कह रहे हैं कि यह संविधान की कब्रगाह है। उत्तर कोरिया विधानसभा जैसी बन गई है हमारी संसद भवन। आपको बता दें कि 49 और लोकसभा सदस्यों को सदन से निलंबित किए जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और संसद को संविधान का कब्रगाह बता दिया और इसकी तुलना
उत्तर कोरियाई विधानसभा से की है। यह 49 लोकसभा सांसदों के निलंबन के एक दिन पहले कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद शामिल थे। उन्हें कार्रवाई में बाधा डालने के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले 14 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमें 13 लोकसभा से थे और 1 राज्यसभा से। इस तरह कुल निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है, जिससे विपक्ष आग बबूला है। यह घटनाक्रमों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि यहाँ संविधान की कब्रगाह नजर आ रही है, जिन्होंने संसद के बाहर कहा कि विपक्षी सांसद जिनका काम संसद में सवाल उठाना है, उन्हें अपना काम नहीं करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये नया भारत है, इसे देखें। जब वही कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने कहा है कि संसद जल्द ही उत्तर कोरियाई विधानसभा की तरह हो जाएगी। जहां उन्होंने कहा है कि हम उत्तर कोरियाई असेंबली की तरह बनने जा रहे हैं और केवल एक चीज़ की कमी है, वह है जब पीएम अंदर आएंगे तो फिर एक साथ ताली बजाना। ये एक सांकेतिक सदन होने जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है वह बहुत स्पष्ट रूप से अपमानजनक है। जब उन्होंने कहा है कि उन्हें काम करने में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की कोई भी इच्छा नहीं है। उनकी रुचि विपक्ष मुक्त लोकसभा में है, इसीलिए हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां हमें लगता है कि संसदीय लोकतंत्र के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि संसद को पूरी तरीके से अवैध कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये संसद में सबसे कठोर कानून पारित करने की रूपरेखा तैयार करना है, जो इस देश को एक पुलिस राज्य में बदल देगा। तिवारी उन 3 विधेयकों का जिक्र कर रहे थे जो 3 औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पुनपुन खरमास मेला में नीरज कुमार जम करके गरजे। आपको बता दूं कि नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने जम करके गरजे और कहा कि बीजेपी नकली राम भक्त बनकर के सनातनी का ढोंग कर रहे हैं। जहाँ ये असली राम भक्त नहीं है, ये लोग असली सनातनी नहीं है, ये लोग नकली सनातनी हैं। यहाँ आपको बता दूं कि सनातन धर्म वाले बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार जम करके बरसे। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले ढोंगी सनातनी हैं जो नकली राम भक्त बने फिरते हैं। जब खरमास मेले में पहुंचे जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इन दिनों एक नया शिगुफा चल रहा है, जिसे देखो वे खुद को सनातनी बता रहा है, लेकिन ये लोग नकली राम भक्त है, असली नहीं। उन्होंने कहा है कि देश में नीतीश कुमार की एकमात्र सरकार है जो धार्मिक न्याय बोर्ड से निबंधन वाले मंदिरों की घेराबंदी करती है, कब्रिस्तान और फिर चर्च की भी घेराबंदी करती है। लेकिन दूसरे लोग सनातन धर्म की बात तो करते हैं, मगर ना मंदिर घेरते हैं और ना ही शमशान घेरते हैं। उन्होंने कहा कि ये तथाकथित सनातनी है जो बीफ का निर्यात करने में टॉप कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब बताएं कि बिना सीता के राम कहाँ, जब राम मंदिर का हो हल्ला मचा रहे हैं। भगवान राम की पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन सनातन का ढोंग नहीं मचाते। जब बिना सीता के राम कैसे हो सकता है? भगवान राम ने अपने पिता के लिए तर्पण किया, वो याद नहीं आया? जो अपने पिता को ही तृप्त नहीं करेगा, जनता उसको अब तृप्त कैसे कर देगी? उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कई बार केंद्र सरकार से मांग की है कि राजगीर मलमास मेला हो, गया पितृपक्ष मेला हो, या फिर पुनपुन खरमास मेला, या फिर सोनपुर मेला हो। इसका आयोजन काफ़ी भव्य तरीके से किया जाता है और फिर इसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही नीरज कुमार ने कहा है कि ये सब नकली राम भक्त बने पड़े हैं जो सनातन धर्म का ढोंग करते चले आ रहे हैं। पूरे देश भर में बिहार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिन्होंने हर धर्मों को अपनाया है, जहाँ पर सभी धर्म के लोगों पर काम किया गया है, जहाँ हम सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन ये सब नकली राम भक्त बने हैं। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि बिहार के इंटर और फिर माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरी खोली जाएगी, ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के निदेशक यानी कि प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। विभाग ने यह साफ कर दिया है कि माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में ई लाइब्रेरी खोलने की सुविधा बहाल की जानी चाहिए। इसके लिए भी एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। इस तरह देखें तो बायोमेट्रिक से हाजिरी, ICT लैब का संचालन और फिर ई लाइब्रेरी के लिए इंटरनेट सेवा जरूरी होगी। इंटरनेट सेवा निर्बाध मिले, यानी कि लगातार इंटरनेट सेवा मिले, इसको लेकर ही BSNL का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया गया है। BSNL के साथ इकरारनामा भी किया जाएगा। BSNL को बिल का भुगतान ICT परियोजना के तहत बिहार शिक्षा परियोजना यानी कि BEP के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान से किया जाएगा। दोस्तों, सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें शुगर और खास करके BP मरीजों को सावधान रहने की ज़रूरत है।
आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह से अचानक मौसम में बदलाव हुआ है, जहां दिन में धूप निकल रही है लेकिन सुबह शाम और रात में ठंड पड़ रही है। अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जब सर्दियों का ये मौसम वैसे तो कई मामलों में आनंद वाला होता है, लेकिन इस दौरान सेहत को लेकर के विशेष सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर दुबे ने बताया है कि हार्ट अटैक अनुशांसिक भी हो सकता है, यानी कि माता पिता को अटैक आया है तो फिर उनके संतानों को अटैक हो जाना चाहिए। जहाँ इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इसे सिर्फ अपनी जीवन शैली को बदल करके रोका जा सकता है। जहाँ अल्कोहल एवं धूम्रपान भी हार्ट अटैक का कारण हो सकता है, इससे बचना जरूरी है। ठंड का मौसम उन लोगों के लिए भी समस्या कारक है जिनको ब्लड प्रेशर, तापमान कम होने के कारण रक्तवाहिका अस्थायी रूप से संकीर्ण हो जाती है। जहाँ इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, क्योंकि संकुचित नसों और फिर धमनियों के माध्यम से रक्तों को प्रवाहित होने में कठिनाई होने लगती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हृदय रोगों और फिर इसके जटिलताओं को भी बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर की नियमित जांच और कंट्रोल कम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि आखिर हार्ट अटैक के क्या संकेत होते हैं। तो आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के संकेत में सीने में दर्द होना, चलने के दौरान सीने में दर्द होना, अचानक अत्यधिक पसीना आना, सीने में दर्द के साथ घबराहट और बेचैनी होना। अब सवाल यह है कि आखिर बचने के लिए क्या करें। तो आपको बता दूं कि नियमित आप व्यायाम करें, यानी कि एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, तले और फिर भुने खाद्य पदार्थों से परहेज करें, या आधुनिक जीवन शैली में सुधार लाएं। डॉक्टर दुबे ने बताया है कि देश की सरहद की रक्षा में समर्पित सैनिकों एवं दिव्यांगों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा करते हैं, जहां उनके हाई लेवल चिकित्सा की भी व्यवस्था कराते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें केंद्र में आने वाली नई सरकार का समीकरण तय कर सकती है। जब केंद्र में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही भाजपा और फिर बिहार से भाजपा को एक भी सीट जीतने नहीं देने का दावा कर रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। जी हां, आपको बता दूं कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई, जब नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार उतारे जाने का फैसला लेने की वकालत की है। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और फिर उनके कामकाजों के आधार पर राज्य में, यानी कि बिहार में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सिर पर है। राज्य की, यानी कि बिहार की राजनीति में पिछली दफा से इस बार समीकरण बदली हुई है। जब जदयू एनडीए से बाहर होकर के इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक दल बन चुका है। जहां दोहराए पर खड़ी प्रदेश की राजनीति में एक और 6 दलों वाला इंडिया गठबंधन है। इसमें जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा और फिर भाकपा मिलकर के संयुक्त रूप से भाजपा के खिलाफ चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। दूसरी ओर एनडीए है, जिसमें भाजपा लोजपा के दोनों गुट, हिंदुस्तान एवं मोर्चा पार्टी और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अभी तक दोनों ही गठबंधनों में सीटों का बंटवारा अंतिम रूप से नहीं हो पाया है। जानकार बताते हैं कि सभी दल अपने अपने होमवर्क को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। दलों के बीच सीटों को लेकर के रस्साकसी जारी है। जदयू के मौजूदा लोकसभा में 16 सांसद हैं, जब वह किसी भी सूरत में अपने किसी संसद या फिर सीट को गंवाना पसंद नहीं करेगा। जदयू को 16 सीटें मिली तो फिर माना जा रहा है कि राजद को भी इससे कम सीटें मंजूर नहीं होगी। जब दोनों ही दलों को उनके मुताबिक सीटें बांटी गई है तो फिर बाकी की 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 वाम दलों के बीच बंटवारा होगा। हालांकि भाकपा माले अभी भी 9 सीटों पर, माकपा 4 और 9 सीटों पर अपना दावेदारी कर रही है। दूसरी ओर भाजपा के सामने अपने तीनों सहयोगी दल लोजपा के दोनों धड़ों के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और फिर जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ सीट बंटवारे की चुनौती है। जब भाजपा ने 2019 के आम चुनाव में राज्य की 17 सीटें जीती थी, जहां पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा कम से कम 30 से 32 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। दोस्तों, दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। जब बैठक से पहले, यानी कि मीटिंग से पहले ही बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगा, जिस पोस्टर में लिखा है कि अगर सच में जीत चाहिए तो एक बार फिर निश्चय और एक नीतीश चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार के समर्थक इस बात का इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन की जीत होती है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगाने से कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। जहाँ इंडिया ब्लॉक की, यानी कि इंडिया गठबंधन की ये मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में दोपहर 3 बजे बैठक हुई, जिस बैठक में कांग्रेस समेत 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया।
दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाधाओं यानी कि पैसे के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बिहार मुफ्त कोचिंग योजना 2024 आपकी सफलता का टिकट हो सकती है। जी हाँ, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 36 जिलों में छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है, जिससे वे प्रतिस्पर्धा परीक्षार्थियों में उत्कृष्ट प्राप्त कर सके। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए फ्री में प्रशिक्षण प्रदान करना। बिहार मुफ्त कोचिंग योजना का प्राथमिक लक्ष्य मध्यम वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा और फिर कोचिंग प्रदान करना है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए सशक्त बनाया जा सके। ये स्वीकार करते हुए कि वित्तीय बाधाएं अक्सर छात्रों को कोचिंग तक पहुंचाने में बाधा डालती है, जब बिहार सरकार इस अंतर को पाटने का प्रयास करती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्र अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के छात्र हैं और पैसे की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुफ्त कोचिंग योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा विभाग को संवारने की जिम्मेदारी जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक को सौंपी है, तब से ही लगातार सुर्खियों में रहते हैं। जहां कई बार अपने ही विभाग के मंत्री से उनके आमने सामने हो जाने की खबरें भी खूब चर्चा रही है। जहां कई बार महागठबंधन सरकार के सहयोगी दलों ने भी उनको अपने निशाने पर लिया है। जहां अब वे लगातार शिक्षकों और फिर शिक्षा विभाग के कर्मियों पर लगातार कार्रवाई किए जाने को लेकर के चर्चा में है। जहाँ नया मामला बिहार के वैशाली जिला की एक महिला हेडमास्टर से के पाठक के सवाल पूछने और फिर उसके जवाब को लेकर के आया है। यहाँ 29 में से 11 घटाने पर कितना होगा? महिला शिक्षिका के पाठक के इस मामूली सा सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जब बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका घबरा गई थी, हालांकि के पाठक के सवालों का जवाब नहीं दे सकने वाली प्रभारी एचएम पर कार्रवाई की और फिर अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी। अपने ऐसे ही सख्त आदेश के कारण वे अधिकतर शिक्षकों और विभाग के कर्मियों के बीच अनपॉपुलर कहे जाते हैं, लेकिन आम लोगों और फिर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच वे लोकप्रिय कहे जाते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार के 2 मंत्री चंद्रशेखर और रत्नेश सदा से विवाद को लेकर के कुछ दिन पहले के पाठक सुर्खियों में रहे। आपको बता दूं कि साल 2021 में फेम इंडिया मैगजीन ने भारत के 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की एक सूची प्रकाशित की, जिसमें के पाठक का भी नाम शामिल था। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर के पाठक कौन है और उनकी पूरी प्रोफाइल क्या है। आपको बता दें कि केशव कुमार पाठक उर्फ के पाठक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जहां 1968 में जन्म हुआ और शुरुआती पढ़ाई यूपी से हुई। साल 1990 में के पाठक की पहली नियुक्ति कटिहार में हुई। इसके बाद गिरिडीह में भी एसडीओ रहे। जहाँ के पाठक का ये विवाद गिरिडीह में ही सामने आया था, जब वे बेगूसराय, शेखपुरा और फिर बाढ़ में भी एसडीओ पद पर तैनात रहे। लगातार चर्चा में रहे के पाठक साल 1996 में के पाठक पहली बार डीएम बने। राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान के पाठक को लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज की जिम्मेदारी भी मिली। यहीं पर के पाठक ने पहली बार सुर्खियां बटोरी, क्योंकि के पाठक ने गोपालगंज में एमपी लैंड फंड से बने एक अस्पताल का उद्घाटन सफाई कर्मी से करवा दिया। विशेष बात यह है कि यह फंड गोपालगंज के सांसद और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने मुहैया कराया था। तब के पाठक के इस कदम से खूब बवाल मचा था। जब गोपालगंज में के पाठक की हनक और फिर ठसक से आखिरकार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तंग आ गई और फिर उन्हें वापस सचिवालय बुला लिया गया। हालांकि इसके बाद भी वे लगातार सुर्खियों में बने रहते आए हैं। आपको बता दूं कि साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो फिर के पाठक को बड़ा पद मिला। के पाठक को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बीएडा का प्रबंध निदेशक बनाया गया। साल 2008 में हाईकोर्ट ने एक आदेश में के पाठक पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी अरुण कुमार के निधन के बाद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक को सौंपी गई। इसके बाद फिर से साल 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें वापस बुलाया। 2015 में आबकारी नीति लागू करने में के पाठक ने बड़ी भूमिका निभाई। 2017-18 में फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, जहां से 2021 में प्रमोशन के साथ वापस लौटे। आपको बता दूं कि के पाठक की हनक से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद रघुनाथ झा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। 2015 में सनकी कहने पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को के पाठक ने लीगल नोटिस भेजा था, जहां कहा जाता है कि के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी में से एक हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनने पर 2015 में के पाठक को दिल्ली से नीतीश ने बुला लिया था।
अब बिहार की सत्ताधारी दल के एमएलसी के मामले में निराकरण जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर पाए तो फिर अब वे राज्यपाल की शरण में जा रहे हैं। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमानों को लेकर के अब बिहार के कई एमएलसी एक साथ मोर्चा खोल रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में सत्ताधारी दल के एमएलसी के मामले का निराकरण जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर पाए तो फिर अब वे राज्यपाल की शरण में गए। जी हां, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमानों को लेकर के अब बिहार में के कई एमएलसी एक साथ मोर्चा खोल दिया है। यह करीब 1 दर्जन एमएलसी मंगलवार को राज्यपाल से मिले और उनसे के पाठक के आदेशों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल से मिलने वाले एमएलसी में सत्ताधारी दल के एमएलसी भी शामिल है। यह सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह का वेतन रोकने का आदेश के पाठक ने दिया था। जहां उनके इस आदेश के खिलाफ संजय सिंह पिछले कई दिनों से के पाठक पर आक्रामक है। के पाठक के आदेशों को तानाशाही फरमान बता चुके हैं। जहां अब इसी मुद्दे पर वे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात किया और फिर ज्ञापन सौंपा। जब संजय सिंह के साथ करीब 12 दर्जन एमएलसी शामिल हुए। जब सूत्रों के अनुसार इसमें सीपीआई के अलावा एनडीए के घटक दलों के विधायक भी शामिल हुए। जहां संजय सिंह और फिर अन्य एमएलसी शाम 4:30 बजे विधान परिषद से पैदल मार्च शुरू किए और फिर राजभवन तक गए। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति समेत अन्य नियमों को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी। जहां यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने इसका विरोध जताया। संजय सिंह इसी शिक्षक संघ के महासचिव हैं। जहां साथ ही वे सीपीआई से एमएलसी भी हैं। जब वहीं यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिंह हैं। दोस्तों, बिहार के बीजेपी सांसदों के साथ अमित शाह की बड़ी बैठक हुई है। यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को रोकने की रणनीति बनी है। जहाँ आपको बता दूं कि दिल्ली में एक तरफ इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई तो इसके लिए लालू प्रसाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। वहीं पर दूसरी तरफ सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बीजेपी सांसदों के साथ डिनर मीटिंग की। यह बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए अमित शाह बिहार के बीजेपी सांसदों से मिले। जहाँ अमित शाह और फिर सांसदों की ये बैठक 1 घंटे तक चली, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और फिर सांसदों को अमित शाह ने 2024 का टास्क भी सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार की शाम दिल्ली में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के अलावा आवास पर बिहार भाजपा के सांसदों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों के सांसदों के बीच 1 घंटे तक बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और फिर फीडबैक लिया। जहां अमित शाह ने सभी को अपने क्षेत्र में अधिक वक्त बिताने, रणनीति और फिर पकड़ मजबूत करने, पार्टी का प्रदर्शन बेहतर बनाने और जीत सुनिश्चित करने की सलाह दी। जहां वही बैठक में सांगठनिक तैयारियों का फीडबैक प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिया। दोस्तों, बिहार में यूं तो शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन कानून का पालन करवाने के लिए शिक्षा देने वाले शिक्षक ही खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड में स्थित मिर्जागंज स्कूल के शिक्षक का है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मिर्जागंज स्कूल के शिक्षक वीरेंद्र कुमार अपने 2 अन्य साथियों के साथ शराब और शबाब के साथ मशगूल देखे जा रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि शिक्षक वीरेंद्र कुमार और उनके 2 साथियों को एक युवती द्वारा गिलास में शराब परोसा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये वीडियो आसनसोल की नियामतपुर में स्थित एक पारा का बताया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि वीडियो जहां का भी हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक शिक्षक के इस तरीके की वीडियो को लेकर के चौतरफा निंदा की जा रही है। आपको बता दूं कि गुरुजी का वीडियो वायरल होने के बाद जिले में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। जब वीडियो में जिस तरह से गुरुजी अय्यासी कर रहे हैं, उसे देख करके लोग हैरान हैं। लोगों का कहना है कि एक शिक्षक होकर के जिस तरह से खुलेआम शराब और शबाब के साथ अय्यासी कर रहे हैं, उसे पूरा जिला शर्मसार हो गया है। जहाँ वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अविलंब ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई करके बर्खास्त करें। इधर इस्लाम नगर प्रखंड के एक गांव के एक युवक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमेल आईडी पर शिक्षक का वायरल वीडियो भेज करके कार्रवाई की मांग की है। युवक ने के पाठक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल आईडी पर वीडियो के साथ लिखा है कि इस शिक्षक का नाम वीरेंद्र कुमार पिता कपिल देव यादव है, जो कि एक पैर से विकलांग भी है। यह युवक ने लिखा है कि यह शिक्षक अलीगंज प्रखंड के मिर्जागंज स्कूल में पदस्थापित है। ये खुद शराबबंदी मुक्त बिहार की कैसी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहाँ शराब और शबाब में कितने मशगूल हैं। इनके इस रवैये से समाज या फिर छोटे बच्चों पर क्या असर होगा, इस वीडियो को देखते हुए इन पर उचित कार्रवाई की जाए। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और फिर विरोध प्रदर्शन की वजह से अब तक
141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। आपको बता दूं कि कल भी करीब 49 सांसद को निलंबित कर दिया गया था। जहां उसके बाद दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लोकसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई। इन सब को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा है कि अपने कर्मों पर, अपने कुकृतियों पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सांसदों का निलंबन करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री जो इस सदन के सदस्य भी हैं वह आकर के जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर सरकार का पक्ष रखें। वे सदन के सदस्य हैं, देश के गृह मंत्री हैं, संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होता है, लेकिन गृह मंत्री यहाँ नहीं आएंगे। ये लोकतंत्र है और फिर ये उनके लोकतंत्र की परिभाषा है। ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष जब अमित शाह के आने की मांग करेगा तो फिर उसको विपक्ष को निलंबित कर दिया जाएगा। लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। इस सवाल पर कि सरकार कह रही है कि विपक्ष माहौल बिगाड़ रहा है, काम नहीं होने दिया जा रहा है, इस पर ललन सिंह ने कहा है कि आप काम करिए ना, कौन आपको मना कर रहा है। जब तक संसद में हमला नहीं हुआ और फिर लोग नहीं घुसे थे तब तक सदन की कार्रवाई चल रही थी। अब ये घटना हुई है तो फिर इस पर आकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह को बोलना चाहिए। आखिर लोकतंत्र है, कौन सांसद है जिसकी अनुशंसा पर ये 2 लोग आए थे? ये बीजेपी के सांसद हैं। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि कृषि विभाग किसानों से किसान सम्मान निधि योजना का किस्त वापस करेगी, वसूली करेगी, पैसे वापस लेगी। आपको बता दें कि बिहार में कई ऐसे किसान हैं जो अवैध तरीके से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को राशि वापस लौटाने को लेकर के नोटिस भेजी जा रही है। किसानों के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि लौटाने की नोटिस को लेकर के हरकत मचा हुआ है। कृषि समन्वयक संजय पासवान ने कहा है कि सरकारी निर्देश अनुसार अयोग्य लाभुक किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि रिकवर की जा रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कुछ किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, वहीं कुछ अवैध रूप से राशि का उठाव करना किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। जब कुल 202 किसानों को राशि लौटाने की नोटिस भेजी है। यह इस योजना के तहत फसल की बुआई करने के लिए प्रति वर्ष यानी कि हर साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की दर से 6,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है, जब फिर भी उन्होंने योजना का लाभ लिया है तो फिर ऐसे अयोग्य किसानों को राशि वापस लौटाना होगा। अगर राशि वापस नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की राशि लौटानी पड़ेगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।